A very good morning to you all. Myself, JVN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today, I will start with osteoarthritis and its clinical features. In the previous lectures, I have discussed about osteoarthritis. But what is osteoarthritis? We have discussed the definition of osteoarthritis, its etiology, what are the different causes that are leading to development of osteoarthritis and its pathophysiology. In that, we have already discussed the pathology, the changes that were occurring in the cartilage, bones, and the other structures of the joint. In today's lecture, we will be starting with the clinical features. वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हमारे पास लेके आता है जब भी वो हमें क्लिनिक में दिखाना है, ठीक है। सो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली कब डेवलप होते हैं? 40 की एज के बाद में डेवलप, यंग एज में डेवलप नहीं होते, ठीक है। और इसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं। We have also discussed the predisposing factors, जिसमें कि trauma wasn't a very important factor other than the genetic factor and other environmental factors. तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम देखेंगे कि किस तरह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, हमारे पास में पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके आता है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें दैट दिस इज द केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. So let's start with osteoarthritis clinical features. The complaints usually starts after the age of 40 years. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इसकी जो कंप्लेंट्स होती है यूजुअली 40 years के बाद में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. The onset is insidious over months or years, and only one or few joints are painful in the beginning. जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हमारे पास में आता है, यूजुअली एक या फ्यू जॉइंट्स को लेकर आता है जहाँ पे उसे पेन शुरू होता है. हिस्ट्री यूजुअली होती है ट्रॉमा की, किसी जॉइंट पे, पर्टिकुलर जॉइंट में चोट लगी, उसके बाद से उस पर्टिकुलर जॉइंट में पेन पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो पेन स्टार्ट होता है वो किसी भी जॉइंट के ओवर यूज की वजह से होता है. किसी भी जॉइंट को आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उससे पेन डेवलप होता है. जैसे ही आप रेस्ट करते हैं वैसे पेन में आराम मिल जाता है, ठीक है. इस पेन की वजह से क्या होता है, पेशेंट अपना काम ठीक से नहीं कर पाता. देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट. So the onset is insidious over months or years, and only one or few joints are painful in the beginning. The main presenting symptoms are pain and functional restrictions. तो यहाँ पर जो पेन होता है और जो आपका जॉइंट होता है उसका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है. जॉइंट पेन फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस इज रिलेटिवली एक्टिविटी रिलेटेड. जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिविटी ज्यादा करेंगे तो उससे ज्यादा जॉइंट पेन होता है, और जैसे ही आप रेस्ट करते हैं उसके साथ में उसके पेन में आराम मिल जाता है. पेन कम्स ऑन आइदर ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर द जॉइंट यूज. जैसे ही आपने उस जॉइंट का ज्यादा यूज किया उसके साथ में पेन आ जाता है, एंड द पेन ग्रेजुअली रिजॉल्व्स. अब इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, लाइक द नी और हिप जॉइंट, है ना. पेशेंट आके बोलता है उसके नी में या हिप जॉइंट में पेन है. जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ता है या उतरता है तब उसको दर्द चालू हो जाता है, और जैसे ही वो बैठता है उसके साथ में पेन में आराम मिल जाता है, ठीक है. सो द पेन इज यूजुअली ऑन द वेट बियरिंग जॉइंट. जहाँ पर भी आप वेट बियर करते हैं, व्हेन वॉकिंग, अगर हाथों में पेन हो रहा है तो हाथों का ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है तो वहाँ पे जब भी आप हैंड्स का यूज करोगे किसी भी काम करने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर कुकिंग फूड, तो उसके साथ में आपके हाथों में दर्द चालू हो जाएगा. सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है. तो इसके लिए लेडीज, स्पेशली फीमेल पेशेंट आपके पास में बहुत आती है कि आप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमें पेन होता है, या फिर हम जैसे ही खाना लगाते हैं, खाना बनाते हैं तो हाथों में दर्द होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से हम आटा भी नहीं गूंद पाते. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है. जैसे ही पेशेंट रेस्ट करता है उसकी वजह से उसे आराम मिल जाता है, ठीक है. देयर इज डिस्टर्ब मूवमेंट, जो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है हाथों का. पेशेंट आके बोलता है मैं अपने हाथ भी नहीं मोड़ पाती हूँ, जब भी मुझे आटा गूंदना है, कुछ पकड़ना है तो मैं पकड़ नहीं पाती हूँ, आटा नहीं गूंद पाती हूँ. दीज आर द टिपिकल सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. The pain is mainly related to the movement of the weight bearing joint and are better by rest. The joint is commonly involved. इसमें कौन कौन से joints involved होते हैं? मोस्टली जो आपका वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. इसमें आपका नी जॉइंट हो सकता है, हिप जॉइंट हो सकता है, स्पाइन हो सकती है, आपकी स्पाइन इन्वॉल्व हो सकती है, एंड हैंड्स आर इन्वॉल्व, ठीक है. इन द हैंड्स अगर हम हाथों की बात करें तो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, डीआईपी और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. और इसके अलावा फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल थंब बेस, जो थंब है आपका, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है. तो दीज आर द जॉइंट दैट आर कॉमनली इन्वॉल्व. फर्स्ट मोशन एग्रावेशन है बेटर बाय रेस्ट, ठीक है. Now, the clinical feature of osteoarthritis continuation.
इनिशियली द पेन इज वर्स आफ्टर द ओवर एक्टिविटी ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट एंड इज बेटर बाय रेस्ट। तो सबसे ज्यादा जब आप ओवर एक्टिविटी करोगे उसके साथ में आपका पेन बढ़ जाएगा, जैसे ही आप रेस्ट करोगे उसके साथ में आपका जॉइंट पे आपको आराम मिल जाएगा। पेन धीरे धीरे कंटिन्यूस होता है, पहले तो स्टार्टिंग में ही होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो पेन होता है वो कांस्टेंट बन जाता है, कंटिन्यूसली होता रहता है। एंड इज वर्स्ट एट नाइट। पेशेंट बोलता है कि रात में मेरा जो दर्द है वो बढ़ जाता है। स्टिफनेस ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था, पेशेंट बोलती है कि मेरे हाथ अकड़ जाते हैं, मुझसे आटा नहीं लगाया जाता। There is stiffness of the affected joint. This is prominent, but morning stiffness is usually brief. पेशेंट जैसे ही सुबह उठता है उसकी अकड़न तो रहती है हाथ पैरों में, लेकिन वो ब्रीफ होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, आधे घंटे से कम टाइम के लिए स्टिफनेस होती है, उसके बाद में वो स्टिफनेस अपने आप से खत्म हो जाता है। जैसे जैसे मूवमेंट करता है पेशेंट वैसे वैसे वो ठीक हो जाता है। The clinical signs of osteoarthritis involves restricted movement of the joint. यहाँ पे जो आपका जो joint होता है उसका movement restrict हो जाता है due to capsular thickening। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि capsular thickening होती है, अदर चेंजेस में हमने पढ़ा था। और ब्लॉकिंग वाला ऑस्टियोफाइट, तो वहाँ पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन भी होता है जॉइंट के अंदर, जो चेंजेस आते हैं आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन इज आल्सो वन ऑफ द चेंजेस दैट इज अक्यूर्ड इन द जॉइंट। तो यहाँ पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है, कैप्सुलर थिकनिंग होती है, जॉइंट क्रैकेशन एंड क्रैकलिंग, जैसे ही कार्टिलेज घिस जाती है जॉइंट के बीच में तो उसके साथ में आपकी जॉइंट्स बोन्स आपस में रगड़ पाती है, इसके वजह से क्रैकेशन और क्रैकलिंग साउंड वहाँ पे होती है ड्यू टू द रफ आर्टिकुलर सर्फेसेस। What are the other clinical signs? यहाँ पर हमें clinical signs क्या देखने को मिलते हैं? Clinical signs में आपको bony swelling मिलती है, osteophytes देखने को मिलते हैं along the margin, along the joint margins, ठीक है? Joint deformity is usually without instability। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे swelling हो जाती है, लेकिन आपका जो capsular swelling होती है उसके वजह से joint unstable नहीं रहता, stable रहता है। तो जॉइंट लाइन और पेरी आर्टिकुलर टेंडरनेस इसमें आपको देखने को मिलती है, और इसके साथ में आपको मस्कुलर वीकनेस और मसल वेस्टेज, अदर चेंजेस में हमने पढ़ा था एट्रोफी ऑफ द मसल्स फाइबर्स, है ना, तो वहाँ आपको मसल वेस्टेज में मिलती है। क्योंकि ये नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है इस वजह से यहाँ पे साइनोवाइटिस यूजुअली नहीं देखने को मिलता, अगर होता भी है तो वो माइल्ड साइनोवाइटिस तक ही लिमिटेड रहता है। तो दीज आर द क्लिनिकल साइंस, ठीक है। नाउ वी कम टू नोडल जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये तो हमने अभी तक कॉमन सिम्टम्स पढ़े थे, इसके अलावा कुछ सिम्टम्स में यहाँ पे नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है। नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि हमारे जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं इसमें नोड्स बन जाते हैं, ठीक है। कई बार आप फीमेल्स में या मेल्स में आप देखते हैं कि जो उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच में जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है उसमें गांठें से नोड्स से फील होते हैं, वो नोड्स टिपिकल नोड्स होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो वो किस वजह से डेवलप होती है वो हम देखते हैं अपन। It is seen typically in the middle-aged women between 40 and 50 years. Middle-aged women जो कि 40 से 50 साल के बीच में होती है, उनके हो जाती है। And who develop pain, stiffness and swelling. जिन लोगों को पेन, स्टिफनेस होती है या फिर स्वेलिंग होती है, उन लोगों में ये चीज देखने को मिलती है। पहले जॉइंट में पेन हुआ, स्वेलिंग हुई और उसके बाद में स्टिफनेस हो गई, ठीक है। ऑफ वन और फ्यू फिंगर जॉइंट्स एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, तो यहाँ पे फिंगर जॉइंट्स या इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के बीच में ये आपको देखने को मिलती है। दिस डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर मंथ्स, ये जो स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, जो कि महीनों लग जाते हैं इसको डेवलप होने में। मोर ऑन द फिंगर जॉइंट्स, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इसमें पहले डिस्टल में बनती है और आपको प्रॉक्सिमल में भी मिल सकती है, लेकिन डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में ज्यादा होता है, ज्यादा अफेक्टेड होता है इन कंपैरिजन टू द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है। अगर डिस्टल है, अगर डिस्टल इन्वॉल्व है इंटरफेरेंजियल जॉइंट तो उसको हैबरडेंस नोड बोलते हैं, और अगर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसको बाउचर्ड्स नोड्स बोलते हैं। तो ये क्या होती है बेसिकली, दीज आर द पोस्टीरियर स्वेलिंग्स, है ना, एक पोस्टीरियर स्वेलिंग होती है ऑन ईच साइड ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन। ये एक्सटेंसर टेंडन के ईच साइड पे होती है पोस्टीरियर स्वेलिंग दैट स्लोली एनलार्जेस एंड हार्डन्स टू बिकम नोड्स, जो कि धीरे धीरे बढ़ती है और हार्ड हो जाती है जिससे कि वो नोड बन जाती है। डिस्टल थी तो क्या थी, हाइपरटेंस नोड, और प्रॉक्सिमली है तो क्या है, बाउचर्ड नोड। इसे हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ये देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं आप, जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, ठीक है। तो स्वेलिंग में ये जो स्वेलिंग है दीज आर द नोड्स, तो दिस इज द नोडल जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो पहले यहाँ पे ये जितने भी पेशेंट्स ऐसे होते हैं इनमें पहले नोडुलर एनलार्जमेंट होता है, नोडुलर स्वेलिंग आती है, नोड्स बनती है, और उसके बाद में जाके जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स आते हैं। दो तरह की नोड्स हमने पढ़ी थी, हैबरडेंस नोड्स और बाउचर्ड्स नोड्स, ठीक है। बाउचर्ड्स हमारी आती है प्रॉक्सिमल पे और हैबरडेंस आती है डिस्टल।
Now it affects interphalangeal joints, often shows characteristic lateral deviation. अभी जैसे हमने देखा है फिगर्स के अंदर lateral deviation नोड्स की वजह से lateral deviation देखने को मिलता है, reflecting the asymmetrical focal cartilage loss. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर लोकल कार्टिलेज लॉस होता है. तो ये जो लेटरल डेविएशन हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि एक साइड की कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होती जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर आपका लेटरल डेविएशन देखने को मिल रहा है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज आल्सो कॉमन. इसके अंदर आपका फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है. देयर इज मार्क्ड ऑस्टियोफाइट एंड सबलक्सेशन. यहाँ पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन भी होता है. इसके अलावा सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट भी होता है. में रिजल्ट इन थंब बेस स्क्वायरिंग. ये अभी हम इमेज के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे. फोटोग्राफ में आपको दिखाऊंगा. इसमें आपको डेविएशन पे दिखाया जाएगा, नोड्स पे दिखाई जाएगी और स्क्वायरिंग ऑफ द थंब बेस पे दिखाया जाएगा ऑफ द फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट. People with nodal osteoarthritis are at increased risk of osteoarthritis at other sites. जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहले नोडल होता है, उसके बाद में अदर साइट्स पे भी osteoarthritis ऐसे लोगों में धीरे-धीरे डेवलप हो जाता है. It has a strong genetic predisposition. मतलब इस चीज में strong genetic predisposition होता है. ये जो nodal osteoarthritis है ये फैमिलीज में रन करती है. अगर एक को है तो उसकी फैमिलीज में भी आगे बढ़ती चाहिए. अब आप इन इमेजेस में देखिए किस तरह से आपको दिखता है. You can see the Boucher's nodes, you can see the Haberden's node, Boucher's node proximal interphalangeal joint, Haberden's node distal interphalangeal joint, and squared off base at the thumb. आप thumb के यहाँ देख सकते हैं squared off base आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है. इसके अलावा knee osteoarthritis ये जैसे बताया कि nodal osteoarthritis जो होता है इसमें ही इसके वजह से आगे जाके इसके साथ में आपको generalized osteoarthritis के भी symptoms देखने को मिल सकते हैं, जो आपको knee में भी देखने को मिल सकते हैं, अदर जगह other weight bearing joints which हम already discuss कर चुके हैं. ठीक है. Now नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या चेंजेस या क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो क्या देखने को मिलेगा, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो क्या मिलेगा, यंग एज ऑनसेट होगा तो क्या मिलेगा, और इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो क्या मिलेगा. ये चार चीजें हम अभी और इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को. नी osteoarthritis, it targets the patellofemoral joint. इसमें patellofemoral joint को अफेक्ट करता है या medial tibiofemoral compartment of the knee, है ना. तो जो नी जॉइंट है उसके patellofemoral compartment को या tibiofemoral compartment को ये अफेक्ट करता है. It is most common in women and often bilaterally symmetrical. तो ये जो होता है ये वुमेन में ज्यादा कॉमन होता है और यूजुअली bilaterally symmetrical होता है. Trauma is the most common cause. ये हम जानते हैं कि osteoarthritis के अंदर trauma is the most common cause that is responsible for the development of osteoarthritis. The pain is worse going upstairs and downstairs or when the patient inclines. ये हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जैसे ही पेशेंट ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है उस टाइम पे पेन बढ़ जाता है. अब अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो लोकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. पेशेंट का एंटाल्जिक गेट होता है. एंटाल्जिक गेट जहाँ पे जर्की या एसिमेट्रिकल गेट होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा. Varus less commonly valgus और fixed flexion deformity. Flexion deformity मिलती है इसमें आपको जीनो वायरस मिलता है, जीनो वेल्गस देखने को मिलता है. अभी हम समझते हैं इमेज के थ्रू क्या होती है वो. अब इसमें देखिए आप, इसमें नॉर्मल जो इंसान सीधा खड़ा है वो नॉर्मल कंडीशन में है. ठीक है. वेल्गस में क्या होता है कि आपकी जो नीज है वो दूर चले जाते हैं और वेल्गस डिफॉर्मिटी में आपके जो नीज है वो पास में आ जाते हैं. So these deformities are commonly seen in the cases of knee osteoarthritis as the opposing cartilage surface wear away. जैसे ही opposing cartilage wear and tear हो जाता है उसमें, तो उसके वजह से knee joint collapse हो जाता है, उसके वजह से deformities हो जाती है जिसको हम bow legs बोलते हैं. तो bow legged में जो genu varus है या knock knees होगी जो genu valgus है, genu valgus. नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में लोकल एग्जामिनेशन में आपको और क्या देखने को मिलता है. देयर इज वीकनेस एंड वेस्टिंग ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल्स. तो यहाँ पे वेस्टिंग होती है हमारे मसल्स की. द वियरिंगनेस एंड वेस्टिंग ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल्स टेक्स प्लेस. रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन विद द पोस्ट क्रेपिटस. क्रेपिटेशंस होते हैं, दोनों जॉइंट्स दोनों बोनी सर्फेसेस आपस में रगड़ते हैं तो उसके वजह से क्रेपिटेशन होती है. उसके वजह से रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होने लग जाता है. बोनी स्वेलिंग अराउंड द जॉइंट लाइन. जॉइंट लाइन है उसके अराउंड आपको बोनी स्वेलिंग देखने को मिलती है. There is deposition of calcium. CPPD crystals का deposition होता है. CPPD क्या होता है? Calcium pyrophosphate dihydrate crystals का deposition हो जाता है joint के अराउंड. ये भी हमने देखा था कल कि किस तरह से इनका deposition होता है. In association with osteoarthritis is the most common in knee joint. So this is a very common symptom of knee joint osteoarthritis जहाँ पर आपका CPPD crystals का deposition होता है joint के अंदर. The deposition of the CPPD crystal results in a more overt inflammatory component.
अब इन क्रिस्टल्स की वजह से इन्फ्लेमेशन आता है। ऑल्दो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लेकिन इन क्रिस्टल्स के प्रेजेंट होने की वजह से इन्फ्लेमेशन थोड़ा थोड़ा आ सकता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनेस एंड एफ्यूजन। इस वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आती है और एफ्यूजन होता है एंड आर सुपर एडेड अटैक्स ऑफ साइनोवाइटिस। तो जो साइनोवाइटिस है, जो इन्फ्लेमेशन आ रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से नहीं है, ये सीपीपीडी क्रिस्टल्स के डिपोजिशन की वजह से, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्टिफनेस आ रही है, एफ्यूजन हो रहा है और साइनोवाइटिस हो रहा है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये आपको सूडो गाउट से रिसेंबल करते हैं। सूडो गाउट हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। नाउ हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरा हो गया। नाउ वी कम टू द हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो नी जॉइंट वेरी कॉमनली इन्वॉल्व एंड ऑल्सो द कॉमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। This most commonly targets the superior aspect of the joint. तो हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस जब भी होता है किसी भी इंडिविजुअल को, सबसे कॉमनली हिप जॉइंट की सुपीरियर एस्पेक्ट को कवर करता है, टारगेट करता है। सर सुपीरियर पोल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफन यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन। तो अगर सुपीरियर एस्पेक्ट है तो वो यूनिलेटरल होगा, मतलब एक साइड अफेक्ट करेगा किसी भी पेशेंट को, ठीक है। एंड ऑफन प्रोग्रेसेस विद द सुपीरियर लेटरल माइग्रेशन ऑफ द फेमोरल हेड। और सुपीरियर एस्पेक्ट से सुपीरियर लेटरल मार्जिनेशन ऑफ द फेमोरल हेड पे चला जाएगा एंड हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस। तो ऐसे लोग जिनको आप कई बार देखते हो कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, वो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सुपीरियर पोल इन्वॉल्व होता है, जो सुपीरियर लेटरल मार्जिनेशन से होते होते फेमोरल हेड को भी इन्वॉल्व करता है। ये यूजुअली यूनिलेटरल होते हैं, इनिशियल ये यूनिलेटरल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर ये डिजीज आगे बढ़ती जाती है तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से दूसरी साइड का जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो दूसरी साइड में जोर पड़ने लग जाता है, इस वजह से वो आगे जाके दोनों साइड के जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। इससे ये सबसे कॉमन होता है, सबसे कॉमन जो टाइप होता है सुपीरियर पोल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। देन द लेस्ट कॉमन सेंट्रल और मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सेंट्रल अगर पार्ट इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होगा, इट शोज मोर सेंट्रल कार्टिलेज लॉस। इसके वजह से सेंट्रल कार्टिलेज का लॉस होता है और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब दोनों साइड के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। एंड दिस इज मोर कॉमन यूजुअली इन द फीमेल्स, ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है एंड ऑफन बायलेटरल एट द प्रेजेंटेशन। The hip shows the best correlation between the symptoms and radiographic changes. अभी तक हमने देखा कि इसमें क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो सिम्टम्स हमें आते हैं और हम जो रेडियोग्राफिक चेंजेस देखना चाहते हैं, मतलब एक्सरेज कराते हैं, तो कई जॉइंट्स में आपको कोई कोरिलेशन नहीं मिलता है ना। आपको तकलीफ है लेकिन उसका कोरिलेशन आपको एक्सरेज में या रेडियोग्राफिक चेंजेस में नहीं देखने को मिलता। जबकि हिप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें कि आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं द डिग्री ऑफ डैमेज दैट इज डन टू द जॉइंट एंड टू द सिम्पटम कॉम्प्लेक्स। तो इससे इसका कोरिलेशन आपको सबसे ज्यादा अच्छा देखने को ऑस्टियोआर्थराइटिस में हिप जॉइंट के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। The hip is usually maximally deep in the anterior groin. अब जो हिप पेन होता है, जब हिप जॉइंट पे पेन होता है तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा एंटीरियर ग्रॉइन के अंदर होता है ना। सबसे ज्यादा हिप पेन अगर होगा, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट हमारे पास में आएगा हिप पेन लेकर, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, डीप इन द एंटीरियर ग्रॉइन। एंटीरियर ग्रॉइन में होगा विद वेरिएबल रेडिएशन टू द बटक्स। उसके साथ में एंटीरियर ग्रॉइन से वो बटक्स में चला जाएगा, एंटीरोलेटरल थाई पे चला जाएगा, या फिर नी पे चला जाएगा, या शिन बोन पे चला जाएगा। तो ये इसका कोर्स रहता है, सबसे ज्यादा एंटीरियर ग्रॉइन पे, उसके बाद में बटक्स पे, देन एंटीरोलेटरल थाई, नी एंड शिन, यहाँ पर ये चला जाता है। लेटरल हिप पेन, तो पेशेंट जब लेटता है, अगर लेटरल हिप इन्वॉल्व है तो लेटरल हिप पेन कब होगा, जब वो लेटेगा लेटरल। इट इज वर्स ऑन लाइन ऑन दैट साइड द टेंडरनेस, जिस साइड तकलीफ है उसी साइड लेटेगा तो पेन ज्यादा हो जाएगा। विद टेंडरनेस ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर, तो जो आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहां पे सबसे ज्यादा टेंडर होगा, दैट विल बी पेनफुल ऑन प्रेशर। इट सजेस्ट सेकेंडरी ट्रोकेंट्रिक बर्सा। अगर पेशेंट लेटा उस तरफ और उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो ये बताता है कि उस पेशेंट को सेकेंडरी ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस है। देयर इज रेस्ट्रिक्टेड हिप एब्डक्शन। अगर ये किसी भी इंडिविजुअल को हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसकी वजह से वो अपना जो हिप जॉइंट है उसका एब्डक्शन नहीं कर पाएगा। इसका पता कैसे चलेगा, पेशेंट कैसे आके बोलेगा, यूजुअली अगर कोई फीमेल है तो वो आके आपको बोलती है कि देयर इज रिस्ट्रिक्टेड हिप एब्डक्शन that is causing pain while intercourse. The patient, female old age वाली आपको बोल सकती है कि whenever she is going for intercourse, तो abduction, hip abduction की वजह से उसको pain होता है. So that suggests that there is an hip involvement, hip joint involvement due to osteoarthritis. अब हिप जॉइंट का अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम एंटाल्जिक गेट, जिसमें कि आपका जो मूवमेंट है वो अलग तरह का रहेगा, वो प्रॉपर नहीं रहेगा ना, अनईजी गेट रहेगा, and there is weakness in wasting of the quadriceps and gluteal muscles. तो हमने यहाँ पे देखा कि गेट आपका डिस्टर्ब रहेगा, चाहे नी जॉइंट हो चाहे आपका हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो, यहाँ पे आपको एंटाल्जिक गेट बोलते हैं उसको, ठीक है।
देन देयर विल बी वेस्टिंग ऑफ मसल्स, वहाँ पे नी जॉइंट में भी वेस्टिंग ऑफ मसल्स थी, यहाँ पे भी आपकी वेस्टिंग ऑफ मसल्स है, जो भी मसल्स वहाँ पर आती है प्रेजेंट होती है उनका वेस्टिंग होता है। हिप जॉइंट के अंदर आपके पास क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियल मसल्स होती है तो उनकी वेस्टिंग होने लग जाती है। द पेन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल रोटेशन विद द हिप फ्लेक्स, तो इसको हम चेक कैसे करते हैं, पेशेंट की हिप को फ्लेक्स करने के लिए बोलते हैं, उसका इंटरनल रोटेशन कराते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को पेन होने लग जाता है। Anterior groin tenderness, ये हमने देखा अभी, anterior groin tenderness just lateral to the femoral pulse, femoral pulse के just laterally इसमें आपको anterior groin tenderness देखने को मिलती है। The fixed flexion और external rotation deformity of the hip, तो कई बार क्या होता है कि डिजीज बढ़ते बढ़ते एकदम फिक्स फ्लेक्शन हो जाता है हिप जॉइंट के अंदर, पेशेंट हमेशा फ्लेक्स स्टेट में रहता है, फिर इज एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी हो जाती है हिप जॉइंट, and there is ipsilateral hip leg shortening with a severe joint attrition, तो जिस साइड का जॉइंट इन्वॉल्व है उस साइड में आपका इप्सिलेटरल जो लेग है वो शॉर्ट हो सकता है, या फिर जॉइंट एट्रिशन मतलब जॉइंट आपस में रगड़ आकर और उसमें वो घिस जाता है, जिसकी वजह से उस साइड का लेग शॉर्ट हो जाता है, तो ये चीज आपको हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलती है। Now the next type is early onset osteoarthritis. ये यूजुअली हमने डिस्कस किया है कि 40-45 के बाद ही ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है, बट अगर उससे पहले हो गया तो फिर क्या होगा, तो वो उसके लिए कैटेगरी बनाई गई है जिसको बोलते हैं अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ये किन लोगों में देखने को मिलता है, उन लोगों में जिनमें कि 45 से 40 ईयर्स से पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे टिपिकल सिम्टम्स ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे नहीं होते, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल जॉइंट इज अफेक्टेड एंड देयर इज अ क्लियर हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रॉमा, चोट लगी और चोट लगने के बाद में सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, इन अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस इन जनरल देखा था, पहले एक जॉइंट होता है उसके बाद में धीरे धीरे नंबर ऑफ जॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, बट अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, सिर्फ एक ही जॉइंट जहाँ पे चोट लगी थी वही इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब ये होता किन लोगों में है, ऐसे लोगों में होता है जहाँ पे एंडेमिक हिस्ट्री होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से देखने को मिलते हैं। किस वजह से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें वो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। सो इट इज कॉमनली अफेक्टेड पेशेंट्स, इसमें जो कॉमनली अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं वो है जो एंडेमिक एरियाज में रहते हैं और उनमें अननोन एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके वजह से उनमें कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, इस वजह से अर्ली एज में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स आ जाते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर यहाँ पे ट्रॉमा रहेगा और सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट वी कम टू द इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, दिस इज अ रेयर डिजीज, जो हमने नोडुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये है। ठीक है, इरोसिव मतलब इरोजन होने लग जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस यहाँ पे आपके जॉइंट का इरोजन होने लग जाता है, दिस इज अ रेयर डिजीज। रेयर डिजीज किन लोगों में होती है, इन द पेशेंट विद इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जिसमें कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नोडुलर जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने देखा था, तो नोडुलर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है जिसके अंदर आपके जॉइंट का इरोजन हो जाता है, वो है मोर प्रोलॉन्ग सिम्टम फेज, यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, ठीक नहीं होते, ठीक नहीं होते। मोर ओवर्ट इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन जो नॉर्मली थोड़ा छोटे जगह पे होता है कम होता है, यहाँ पर इरोजन के अंदर क्योंकि इरोजन है तो ज्यादा हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, ज्यादा समय के लिए इन्फ्लेमेशन रहता है, इसमें डिसेबिलिटी ज्यादा रहती है, जबकि नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उससे ज्यादा डिसेबिलिटी होती है एंड इट हैज अ मोर वर्स आउटकम। ठीक है, इसका जो आउटकम होता है वो भी वर्स होता है देन दोज विद द नोडुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट में जितना इन्फ्लेमेशन होता है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा डिसेबिलिटी हमें देखने को मिलती है और इसका प्रोग्नोसिस भी ज्यादा वर्स होता है। अब इसे डिस्टिंग्विश कैसे करोगे उससे नोडुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस से, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर फ्रॉम द नोडुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस इंक्लूड्स प्रेफरेंशियल टारगेटिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉमन डेवलपमेंट ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट लेटरल इंस्टेबिलिटी, वहाँ पे जॉइंट स्टेबल, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली जॉइंट स्टेबल रहते हैं, क्योंकि कैप्सुलर फिटिंग होती है इस वजह से स्टेबल रहते हैं, लेकिन इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट्स हो जाते हैं वो इनस्टेबल हो जाते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते। सब कॉन्ट्रल इरोजन्स ऑन एक्सरे, तो यहाँ पे आपको एक्सरे के अंदर सब कॉन्ट्रल इरोजन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम दिया गया है। ओकेजनल इवेंचुअल एंकाइलोसिस, इसके साथ में यहाँ पे फ्यूजन भी हो जाता है, फ्यूजन आपको किसका हो जाता है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का, एंड देयर इज लैक ऑफ एसोसिएशन विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस एल्सवेयर। इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैक्सिमम आपको इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, दूसरे जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं देखने को मिलता, जो कि अदर ऑस्टियोआर्थराइटिस फीचर्स में हमें मिलता है।
तो ये सारी चीजें हमने आज करी। हमने आज क्लिनिकल फीचर्स समझने की कोशिश करी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, किस एज में पेशेंट हमारे पास में आता है, क्या क्या सिम्टम्स हमें लेके आता है, किस तरह से हमें उसे डायग्नोस, कैसे समझना है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। हमने देखा ट्रॉमा प्रेसिपिटेटिंग या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से पहले एक या दो जॉइंट इन्वॉल्व होकर धीरे धीरे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। इनिशियली पेन इज वर्स बाय मूवमेंट एंड इज बेटर बाय रेस्ट, और धीरे धीरे पेन कंटिन्यूस होता जाता है। फिर हमने इसमें देखी कि आपके नी जॉइंट में क्या चेंजेस आते हैं, हिप जॉइंट में क्या चेंजेस आते हैं, अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करी है। In the next lecture, we will be trying to understand the investigation and management of osteoarthritis. तो next lecture में हम इसका देखेंगे कि आप osteoarthritis केस को कैसे investigate करोगे और कैसे उस केस का आपको मैनेजमेंट करना है। So this is for now. Thank you very much. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ। थैंक यू।